बुढ़ापे में सम्मान चाहिए तो ये चार बातें गांठ बांध लें। जब रिटायर्ड पिता ने अपना सब कुछ बेटों को सौंप दिया, तो उसे दो वक्त की रोटी के लिए भी ताने सुनने पड़े। लेकिन फिर एक पुराने मित्र की बताई चार बातों ने ऐसा चमत्कार किया कि वही बेटे सिर झुकाकर माफी मांगने लगे। शिवपुर नाम के एक शांत और हरे भरे कस्बे में रमाकांत जी का बहुत बड़ा नाम था। रमाकांत जी कस्बे के एकलौते सरकारी हाई स्कूल के हेडमास्टर रहे थे। उनकी आवाज में वो खनक थी कि जब वे स्कूल की प्रार्थना सभा में खड़े होते थे, तो सैकड़ों बच्चों की भीड़ में एक सुई गिरने की भी आवाज सुनाई दे जाती थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बेहद कड़े अनुशासन, ईमानदारी और उसूलों के साथ जी थी। उनके पढ़ाए हुए न जाने कितने ही बच्चे आज बड़े-बड़े शहरों में अफसर बन चुके थे। लेकिन दुनिया भर को गणित और जीवन का पाठ पढ़ाने वाले रमाकांत जी अपने ही घर के रिश्तों का गणित समझने में एक बहुत बड़ी चूक कर बैठे थे। रमाकांत जी के दो बेटे थे, माधव और केशव। दोनों की शादियां हो चुकी थी। माधव की पत्नी का नाम देवकी और केशव की पत्नी का नाम रेवती था। जब रमाकांत जी 60 साल के हुए और अपने पद से रिटायर हुए, तो उन्हें पेंशन और पीएफ के रूप में एक बहुत बड़ी रकम मिली। एक पिता का हृदय हमेशा अपने बच्चों के लिए मोम की तरह पिघल जाता है। रमाकांत जी ने भी वही किया जो इस देश का हर आम पिता करता है। उनके बेटों ने एक दिन उनके पास बैठकर शिकायत की कि उनका पुश्तैनी घर अब परिवार के हिसाब से बहुत छोटा पड़ने लगा है और उन्हें शहर में एक बड़ा और आधुनिक मकान चाहिए। रमाकांत जी ने बिना एक पल की भी देरी किए अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई अपनी पाई पाई बेटों के हाथों में रख दी। शहर के एक महंगे इलाके में एक शानदार दो मंजिला मकान बना। रजिस्ट्री भी दोनों बेटों के नाम पर ही हुई। रमाकांत जी ने सोचा था कि उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य संवार दिया है। अब उनकी बाकी की जिंदगी इसी बड़े से आंगन में अपने पोते पोतियों के साथ खेलते हुए और बेटों की सेवा का आनंद लेते हुए बीतेगी। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ईंट पत्थर का मकान बड़ा होने से लोगों के दिल बड़े नहीं हो जाते। शुरुआत के कुछ महीने सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे-धीरे उस बड़े से घर में रमाकांत जी की जगह छोटी होने लगी। पहले जो पिता घर का मुखिया था, वह अब वह सिर्फ एक कोने के कमरे में रहने वाला एक बूढ़ा इंसान बनकर रह गया था। रमाकांत जी को अपनी पुरानी आदत के अनुसार घर की हर छोटी-बड़ी बात में राय देने की आदत थी। बिजली का बिल ज्यादा क्यों आ रहा है? बहुएं रसोई में इतना घी तेल क्यों खर्च कर रही हैं? बच्चे देर रात तक टीवी क्यों देख रहे हैं? वे इन सब बातों पर अक्सर टोक दिया करते थे। एक दिन जब उन्होंने बड़ी बहू देवकी को फ्रिज खुला छोड़ने पर टोका, तो देवकी ने जोर से फ्रिज का दरवाजा बंद किया और तमतमाते हुए बोली, बाबूजी, आप दिन भर घर में खाली बैठे रहते हैं, तो बस आपको हमारी कमियां ही नजर आती हैं। ये आपका पुराना वाला खपरेल का मकान नहीं है जो एक एक पैसे का हिसाब रखा जाए। हम कमाते हैं तो खर्च भी करेंगे। आप हर बात में दखल अंदाजी मत किया कीजिए। रमाकांत जी सन्न रह गए। जिस बहू ने कभी उनसे आंख मिलाकर बात नहीं की थी, आज वह उन्हें उनके ही पैसों से बने घर में हैसियत दिखा रही थी। उन्होंने अपने बड़े बेटे माधव की तरफ देखा, जो सोफे पर बैठकर मोबाइल चला रहा था। माधव ने अपनी पत्नी को डांटने के बजाय अपने पिता से ही कह दिया, देवकी सही तो कह रही है पिताजी। अब जमाना बदल गया है। आपके वो पुराने जमाने के तौर तरीके अब नहीं चलेंगे। आप आराम से अपने कमरे में रहा कीजिए और भजन कीर्तन किया कीजिए। घर के मामलों में मत पड़ा कीजिए। उस दिन रमाकांत जी का दिल अंदर से टूट गया। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपने बच्चों को अपनी संपत्ति देकर उन्हें आजाद नहीं किया है, बल्कि खुद को उनका मोहताज बना लिया है। इसके बाद तो घर में उनका अपमान एक रोजमर्रा की बात हो गई। छोटी बहू रेवती उन्हें सुबह की चाय तब देती जब वह बिल्कुल ठंडी हो जाती। खाने में कई बार नमक नहीं होता तो कई बार रोटियां कड़क होती। अगर रमाकांत जी अपने घुटनों के दर्द की शिकायत करते, तो केशव झल्ला कर कहता, बुढ़ापा है पिताजी, अब ये सब तो लगा ही रहेगा। हम अपना काम धंधा छोड़कर रोज रोज आपको अस्पताल तो नहीं ले जा सकते। रमाकांत जी रात रात भर जागते रहते।
वे अपनी स्वर्गीय पत्नी की तस्वीर के सामने खड़े होकर रोते और सोचते कि क्या यही वो बुढ़ापा है जिसके लिए उन्होंने अपनी जवानी जला दी थी। एक दिन भारी मन से वे घर से बाहर निकले और शहर के एक पुराने पार्क में जाकर एक बेंच पर चुपचाप बैठ गए। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उन्होंने मुड़कर देखा, जो उनके पुराने मित्र और कॉलेज के साथी पंडित विद्याधर खड़े थे। पंडित विद्याधर भी एक रिटायर हो चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक गजब का तेज था। उनके कपड़े एकदम साफ सुथरे और इस्त्री किए हुए थे, और वे बेहद खुश नजर आ रहे थे। अरे रमाकांत, तू और इस हालत में, क्या बात है मेरे दोस्त? आज इतने उदास क्यों बैठे हो? तुम्हारी वो पुरानी वाली शेर जैसी दहाड़ कहाँ गई? विद्याधर जी ने उनके पास बैठते हुए पूछा। रमाकांत जी का दर्द आंसुओं के रूप में छलक पड़ा। उन्होंने अपने मित्र को घर का सारा हाल कह सुनाया, कैसे उन्होंने अपनी सारी पूंजी बेटों पर लुटा दी और कैसे आज उसी घर में उन्हें एक फालतू और बोझिल सामान की तरह समझा जा रहा है। विद्याधर जी ने उनकी पूरी बात बड़े ही धैर्य से सुनी। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, रमाकांत, हमने जिंदगी भर ब्लैक बोर्ड पर दुनिया भर के सूत्र लिखे, लेकिन खुद के जीवन का सबसे जरूरी सूत्र ही भूल गए। पेड़ जब तक अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़ कर रखता है, तभी तक उसकी शाखाएं हरी रहती हैं। तूने अपनी जड़ें खुद ही काट दी, लेकिन चिंता मत कर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं तुझे आज बुढ़ापे को सम्मान से जीने के 4 ऐसे नियम बता रहा हूँ, जिन्हें अगर तूने अपने जीवन में उतार लिया, तो यही घर वाले जो आज तुझे दुत्कार रहे हैं, कल तेरे पैर धोकर पिएंगे। रमाकांत जी ने अपनी आंसू भरी आंखें उठाई और पूछा, अब क्या हो सकता है विद्याधर? तीर तो कमान से निकल चुका है। विद्याधर जी ने गंभीरता से समझाना शुरू किया। पहला नियम, मौन की असीम ताकत को पहचानो। आज से अपने बच्चों के किसी भी मामले में बिना मांगे राय देना बिल्कुल बंद कर दो। वो घर में क्या ला रहे हैं, क्या पका रहे हैं, पैसा कहाँ बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जब तुम हर बात पर टोकते हो, तो तुम्हारी कीमत कौड़ियों के भाव हो जाती है। अपने होठ सील लो। जब तक वे तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर कोई सलाह न मांगे, तब तक एक शब्द मत बोलना। तुम्हारा मौन उन्हें तुम्हारी कमी का एहसास कराएगा। विद्याधर जी ने आगे कहा, दूसरा नियम, अपनी आर्थिक आजादी कभी मत खोना। तूने अपना सारा पैसा उन्हें देकर बहुत बड़ी भूल की है, लेकिन मुझे पता है तेरी पेंशन अभी भी आती है। अब से अपनी उस पेंशन का एक भी पैसा घर के राशन या बिजली के बिल में मत देना। उस पैसे को अपने ऊपर खर्च कर, अच्छे कपड़े पहन, अपनी पसंद का फल खा, अपने लिए नई किताबें ला। जब बच्चों को लगेगा कि तुम उन पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं हो, तो उनका नजरिया अपने आप बदल जाएगा। तीसरा नियम, अपनी एक अलग अलग दुनिया बसाओ। विद्याधर जी की आंखों में एक चमक थी। तू एक बेहतरीन शिक्षक रहा है। तेरा ज्ञान सिर्फ उस घर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। कल से घर में खाली बैठना बंद कर। बाहर निकल, मोहल्ले के गरीब बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ा, किसी संस्था से जुड़। जब तू दिन भर घर में रहेगा ही नहीं, तो उन्हें तेरी मौजूदगी खटकेगी नहीं। और जब तू बाहर सम्मान कमाएगा, तो घर के अंदर का सम्मान अपने आप लौट आएगा। विद्याधर जी ने रमाकांत जी के कंधे को थपथपाते हुए अपना आखिरी नियम बताया। चौथा और सबसे जरूरी नियम, अपने बीमारियों का रोना रोना बंद कर दो। उम्र के साथ शरीर कमजोर होता है, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन दिन भर हाय मेरे घुटने, हाय मेरी कमर करने से बच्चे सहानुभूति नहीं देते, बल्कि चिढ़ने लगते हैं। अपने दर्द को खुद बर्दाश्त करना सीखो। खुद जाकर अपनी दवाइयां लाओ। एक मजबूत पिता की छवि कभी मरने मत दो। रमाकांत जी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके अंधेरे जीवन में हजारों सूरज एक साथ जला दिए हो। उनका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौट आया था। उन्होंने विद्याधर जी के दोनों हाथ पकड़ लिए और उन्हें धन्यवाद देते हुए वापस अपने घर की तरफ चल दिए। लेकिन आज उनके कदमों में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी। अगली सुबह जब रेवती ने बहुत देर से और बेमन से चाय लाकर मेज पर रखी, तो रमाकांत जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने चाय का वह कप वहीं छोड़ दिया। अपने पुराने कपड़ों को हटाकर एक साफ
और कड़क इस्त्री किया हुआ कुर्ता पहना, अपनी छड़ी उठाई और बिना किसी से कुछ कहे घर से बाहर निकल गए। देवकी और रेवती हैरानी से उन्हें जाते हुए देखती रह गई। रमाकांत जी सीधा उसी पार्क में गए। वहां उन्होंने देखा कि कुछ गरीब बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं। उन्होंने अपनी पेंशन के पैसों से कुछ स्लेट और चौक खरीदे और उसी पार्क के एक पेड़ के नीचे उन बच्चों को अक्षर ज्ञान देना शुरू कर दिया। दोपहर को जब वे वापस लौटे तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने चुपचाप अपना खाना खाया और अपने कमरे में जाकर किताब पढ़ने लगे। ना उन्होंने किसी से ये पूछा कि खाने में नमक कम क्यों है, ना ही ये पूछा कि आज बिजली का बिल भरा या नहीं। दिन बीतने लगे। रमाकांत जी ने विद्याधर जी के चारों नियमों को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लिया था। वे अब घर में बहुत कम नजर आते। सुबह निकल जाते, बच्चों को पढ़ाते, अपने पुराने दोस्तों से मिलते, अपनी पेंशन से खुद के लिए बादाम और सेब लेकर आते और चुपचाप खा लेते। अगर घुटनों में दर्द होता तो बिना उफ किए खुद जाकर गर्म पट्टी बांध लेते। उन्होंने घर के किसी भी सदस्य को टोकना पूरी तरह बंद कर दिया था। घर में शुरुआत में तो बहुओं को बहुत अच्छा लगा कि अब कोई उन्हें टोकने वाला नहीं है, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। घर में अब वो बुजुर्ग वाली रौनक नहीं रही। जब रमाकांत जी शाम को पार्क से लौटते तो उनके चेहरे का तेज और उनके साफ सुथरे कपड़े देखकर माधव और केशव को अजीब सी हीन भावना महसूस होने लगी। एक दिन माधव घर जल्दी लौट आया। वह बहुत परेशान था। उसके व्यापार में एक ऐसा कानूनी पचड़ा फंस गया था जिससे वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसे उस वक्त एक अनुभवी इंसान की सलाह की सख्त जरूरत थी। वह रमाकांत जी के कमरे में गया। रमाकांत जी उस वक्त अपने चश्मे को साफ करते हुए एक मोटी सी किताब पढ़ रहे थे। पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, माधव ने झिझकते हुए कहा। रमाकांत जी ने किताब से नजरें हटाए बिना बेहद शांत और सपाट लहजे में कहा, कहो माधव, क्या बात है? पिताजी, व्यापार में एक बहुत बड़ी अड़चन आ गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस रास्ते पर जाऊं। आप तो दुनियादारी बहुत अच्छे से समझते हैं। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाइए। रमाकांत जी ने अपनी किताब बंद की, चश्मा मेज पर रखा और माधव की आंखों में सीधे देखते हुए बोले, बेटा माधव, तुमने ही तो कहा था कि अब जमाना बदल गया है और मेरे पुराने जमाने के तौर तरीके अब नहीं चलेंगे। मैं एक ठहरा हुआ बूढ़ा इंसान भला तुम्हारे इस नए जमाने के व्यापार में क्या सलाह दे सकता हूँ? तुम अपना रास्ता खुद चुनो। मेरी दखलंदाजी तुम्हें वैसे भी पसंद नहीं थी। रमाकांत जी के उन शांत शब्दों ने माधव के सीने के पार एक तीर की तरह वार किया। उसे अपनी वो सारी कड़वी बातें याद आ गई जो उसने और उसकी पत्नी ने इस महान इंसान को कही थी। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक पिता को ही नहीं दुत्कारा था, बल्कि उस वट वृक्ष की छांव को लात मारी थी जो उन्हें हर तूफान से बचा सकता था। माधव वहीं उनके पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर केशव, देवकी और रेवती भी कमरे में दौड़कर आ गए। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, माधव रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा। हम अंधे हो गए थे अपने घमंड में। हमें लगा कि पैसे से हमने ये दुनिया खरीद ली है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि बिना आपके इस घर की कोई कीमत नहीं है। आपने हमारे लिए अपना सब कुछ लुटा दिया और हमने आपको दो वक्त की रोटी के लिए भी तरसाया। देवकी और रेवती भी घुटनों के बल बैठ गई और उन्होंने अपने ससुर के पैर पकड़ लिए। देवकी रोते हुए बोली, बाबूजी, हम बहुत बड़े पापी हैं। हमने आपके मौन को आपकी कमजोरी समझ लिया था। आपके बिना यह घर एक खंडहर लगने लगा है। कृपया अपनी वो डांट, अपनी वो रोक टोक वापस ले आइए। हमें आपकी बहुत जरूरत है। रमाकांत जी की आंखों में भी हल्की सी नमी आ गई थी, लेकिन आज वे कमजोरी के आंसू नहीं थे, बल्कि अपनी खोई हुई गरिमा को वापस पाने की चमक थी। उन्होंने अपने बेटों को उठाया, लेकिन उन्होंने अपने उसूलों को नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें इस परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता जरूर बताऊंगा माधव, रमाकांत जी ने एक गहरी और गंभीर आवाज में कहा। लेकिन यह बात हमेशा याद रखना कि रिश्ते सिर्फ एक छत के नीचे रहने से नहीं बनते, वे एक दूसरे के सम्मान से पनपते हैं। मेरी दुनिया अब इस कमरे से बहुत बड़ी हो चुकी है। मैं इस घर में रहूंगा, लेकिन एक मुखिया की तरह, किसी फालतू सामान की तरह नहीं। उस दिन के बाद से उस घर की पूरी तस्वीर ही बदल गई।
रमाकांत जी अब भी अपने उसी नियम पर चलते थे। वे व्यर्थ की बातों में दखल नहीं देते थे, लेकिन जब भी वे कुछ बोलते, पूरा परिवार हाथ बांधे खड़ा होकर उनकी बात सुनता। बहुएं उनके उठने से पहले उनके लिए गर्म पानी और चाय लेकर उनके दरवाजे पर खड़ी रहती। जो समाज कल तक उन पर तरस खाता था, आज वही समाज उनके आत्मसम्मान और उनके जीवन जीने जीने के तरीके की मिसालें देने लगा था। सच ही कहा है किसी ने, बुढ़ापा कोई अभिशाप नहीं है। अगर इंसान अपने आत्मसम्मान को जिंदा रखे, अपनी ज़रूरतों के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाए और सही समय पर खामोश रहना सीख ले, तो बुढ़ापे से ज़्यादा खूबसूरत और सम्मानजनक अवस्था इस दुनिया में और कोई नहीं है।